तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज भारत के लिए और बढ़ करके आने वाला है। दूसरी चीज, एक बात ये हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो ट्रायंगल बन गया है, टर्की एक नेटो का सदस्य है, चाइना एक खुद विश्व की एक बड़ी शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसने चिंता की लकीरें हमारे माथे पर, बल्कि देश के माथे पर खींच दी। 3 ऐसे डेवलपमेंट हैं जिस पर आज विश्लेषण करना, विवेचना करना बहुत जरूरी है, और उसके माध्यम से इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति कितनी कामयाब या कितनी नाकामयाब है। एक, कोलंबिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और जिस तरीके से पाकिस्तान में भारतीय गोलाबारी में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है, जिस पर शशि थरूर ने कहा कि ही इज डिसअपॉइंटेड, ये क्या कहता है। दूसरा, रूस ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये क्या कहानी कहता है। जबकि रूस सदियों से, बल्कि ये कहें कि दशकों से भारत का सबसे अच्छा दोस्त रहा है, और जब कोई रूस से तेल नहीं खरीद रहा था तब भी भारत ने उनके साथ तेल किया। तो ऐसा क्या हुआ कि आज पाकिस्तान के साथ वो बिजनेस या मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा, अमेरिका की अदालत में डोनाल्ड ट्रंप ने हलफनामा दिया, यानी एफिडेविट देकर यह कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर कराया, और ट्रेड के जरिए 3 घटनाक्रम, अमेरिका, कोलंबिया और रूस, अगर इन तीनों को हम जोड़ के देखने की कोशिश करें और फिर अगर पाकिस्तान के बरक्स रखने की कोशिश करें, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर हाइफनेटेड हो गए हैं, तो कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, अजरबैजान, तुर्की और अब कोलंबिया उनके साथ था। लेकिन अगर आप भारत की तरफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद एक भी नाम नहीं जोड़ पाएंगे। उल्टे हमने देश के विदेश मंत्री को कहते हुए सुना, यूरोपियन यूनियन के लोगों को, कि हमें प्रीचर्स की नहीं बल्कि पार्टनर्स की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं 8 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिएशन कराया था। इसी पे करेंगे चल। ये जो रूस का जो था, क्योंकि रूस तो हमारा बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड था, अगर आज पाकिस्तान के साथ अगर $2.6 बिलियन का अगर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। देखिए, एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग वापस कोल्ड वॉर के टाइम के में साउथ एशिया के संदर्भ में पहुंच चुके हैं, जहां पर अमेरिका और चाइना दोनों ही पाकिस्तान के साथ काफी खड़े हुए दिख रहे हैं। और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पे एक प्रश्न चिन्ह है और एक चैलेंजिंग फेज है। और मैं भूपेंद्र जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस तरीके से हमने अपनी विदेश नीति को खास करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर प्रोजेक्ट किया कि हम विश्व गुरु हैं, G20 में हमने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, हम वॉर रुकवाने जा रहे हैं, ये जो नैरेटिव्स हमने बनाए। और अगर आप देखिए जो पूरा अब तो खुलकर बातें सामने आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर था, वहां पे काफी समय से काम चल रहा था, जनवरी से काम चल रहा था। मैक्सर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पहलगाम के मैप्स खरीद रहा था, उसके काफी ये प्रिंट के अंदर आया है। तो ये जब तमाम चीजें विश्व में हो रही थी और पाकिस्तान के साथ हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी एक बात है जिसपे अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम बहुत चीजों का आकलन करने में कमजोर रह गए, हम समझ नहीं पाए चीजें, और चीजें भारत के हाथ से खिसकती चली गई। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके का हमने नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी क्रिएट किया कि हम एक अलग तरह की शक्ति है, हम एक अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन वो नैरेटिव को हम मेंटेन नहीं कर पाए। हमारी जो चीजें हैं, हमारी और भी सारी जो इश्यूज हैं, हम एक मार्केट तो रहे लेकिन हम इनोवेशन में कहाँ हैं, हम वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कहाँ पे हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये तमाम चीजों को हमने ध्यान नहीं रखा। तीसरी मैं मानता हूं कि रीजन के अंदर भी एक बड़ी विफलता हमारी रही साउथ एशिया के संदर्भ में, और हमने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि साउथ एशिया की हमें जरूरत ही नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। और अभी हमको देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। हम बिम्स्टेक का बात कह रहे थे कि सार्क के ऊपर हमें बिम्स्टेक लाना चाहिए, बांग्लादेश आज के साथ आपके साथ नहीं है। म्यांमार के अंदर चाइना बिल्कुल हावी है। नेपाल के अंदर तरह तरह की बातें चल रही है, और जो वहां पे मोनार्की है जिसके पीछे कहा जा रहा है कि शायद इंडियन सपोर्ट है, उसको लेके काफी सारा क्रिटिसिज्म नेपाल के अंदर भारत को झेलना पड़ रहा है। तो
इन तमाम चीजों पे ये दिखता है कि हम बहुत चीजों का आकलन करने में विफल रहे और उसके कारण जो पोस्ट पहलगाम आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो लोग कह रहे हैं कि भारत की बात नहीं सुनी जा रही है, वो उन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि पोस्ट पहलगाम सब हमसे अलग हो गए। ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी जो हमने इग्नोर किया और नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बना के रखा कि हम बहुत सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, पूरे दुनिया में हमारा जो सिक्का चल रहा है। लेकिन जहां पर हमें जरूरत पड़ी इंप्लीमेंटेशन की, जहां पे हमें जरूरत पड़ी लोगों के सपोर्ट करने की, वहां पे हमें दिखा कि लोग चुपचाप बैठे रहे। और बड़ा ताज्जुब है कि यूरोप से भी कोई खुला हुआ संदेश हमारे लिए नहीं आया है, कोई यूरोपियन कंट्री खुल करके सामने इस पे नहीं आई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये तमाम चीजें दिखाती है कि सिर्फ रीजन के अंदर अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ और इंक्लूडिंग G20 जिसकी आप बात कर रहे थे कि आप ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे थे, वहां से भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस भारत के लिए पोस्ट पहलगाम नहीं आया। प्रोफेसर अशोक स्वाइन, आप उतनी दूर बैठे हुए हैं स्वीडन में, वहां से जब आप भारत के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो क्या आपको लगता है, क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के पहले ठीक से होमवर्क नहीं किया या हमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और इसलिए हम आज अलग थलग पड़ गए? तो आप जब अटैक करने के बाद तो एक तो जो ये सीज फायर हुआ, सीज फायर आप पहले से कश्मीर को आप सोच रहे थे यूएन जाने के लिए बहुत आप अपोज कर रहे थे कि आप नेहरू को सब दिन गाली देते हैं कि वो ले लिए यूएन को कश्मीर, लेकिन आप अभी कैसे ट्रंप ने पहले आपका सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है, आप माने या ना माने, पहले आया ट्रंप सीज फायर डिक्लेयर किया, पाकिस्तान ने उसके माना, आप आधा घंटे के बाद आप आके आपका फॉरेन मिनिस्ट्री माने और आपका फॉरेन सेक्रेटरी को तो जो ट्रोल किए कल किए तो अलग बात। उसके बाद देखिए कि क्या इंटरनेशनल ओपिनियन कैसे आया। आप तो बोले कि ट्रंप 8 बार बोल चुके हैं, अभी भी कोर्ट में दे चुके हैं कि कैसे वो किए, लेकिन बात ये नहीं है। बात है कि हमारे साथ इंडिया के साथ कौन लोग आए, कौन कंट्री खड़ा हुआ, उसके पाकिस्तान के साथ कौन कंट्री का। पाकिस्तान जैसे आप इसी तरह इसी लेवल में आ चुके हैं कि आप पाकिस्तान के साथ compete कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी पैरिटी के लिए, दैट्स अनदर मैटर। बट देन पाकिस्तान के साथ चाइना ओपन लिया है, टर्की ओपन ले आया, अजरबैजान ओपन ले आया, बट मैं क्यों बोल रहा हूं वो सीख नहीं पा रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसके बाद ये सब होने के बाद आप मेरे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे हैं बाहर, बट आप क्या कर रहे हैं। जब शहबाज शरीफ पहले ईरान गया, उसके बाद टर्की गया, उसके बाद सेंट्रल एशिया जा रहा है, वो डिफरेंट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहा है, स्टेटमेंट ले रहे हैं। अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान मेड ए जॉइंट स्टेटमेंट दैट वो उनका नागाना काराबाख देखेंगे, ये यहाँ पे कश्मीर देखेंगे, वो यहाँ पे नॉर्दर्न साइप्रस देखेंगे। आप इस मामले में आप रोड शो कर रहे हैं। ये जो आप तो जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे हैं वो तो पॉलिटिसाइज कर दिए, जो किए तो वो अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं अभी, वो दैट इज व्हाट आई थिंक। आई डोंट थिंक ये चीज जो हो रहा है, ये चीज जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो चल रहा था अभी भी वही डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए चल रहा है। और इंडिया का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो फॉरेन पॉलिसी जो जिसी तरह का जो ड्रॉबैक्स अभी आया है, अभी तक अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए धनंजय जी बोले साउथ एशिया में आपको सुपर पावर इवन रीजनल पावर बनने के लिए आप पड़ोसी के साथी के लेके चलते हैं। चाइना जो भी है, चाइना के रिलेशनशिप देखिए रशिया के साथ कैसे है एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या है। चाइना के पास 7 times मोर इकोनॉमिकली, चाइना पढ़ाई नहीं कर रहा है ऐसे किसी के साथ। तो दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम कि कैसे सुपर पावर रीजनल वी हैव द पोटेंशियल। सो आप कैसे, आपका फॉरेन पॉलिसी कैसे है, इंटरनल पॉलिसी कैसे है, देखना चाहिए। बिल्कुल भूपेंद्र, जो बात अभी अशोक ने कही, प्रोफेसर अशोक ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक, मोदी डॉक्ट्रिन इज मी डॉक्ट्रिन। दूसरी बात ये कि जब मोदी जाने जाते हैं पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी के लिए, और पिछले 10 सालों में उन्होंने इस बात को बहुत प्रचारित किया कि मैं तो देखो शी जिनपिंग को झूला झुलाता हूं, मैं नरेंद्र मोदी, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को गले लगा लेता हूं, देखिए उनके इस कंधे पे हाथ के बात करता हूं, मैं बराक ओबामा को बराक के बुलाता हूं। दिस वाज व्हाट ही प्रेजेंटेड। अब जब हिंदुस्तान एक सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, वो खुद क्यों नहीं ट्रंप से मिलने गए, या खुद क्यों नहीं पुतिन से मिलने गए, या खुद वो शी जिनपिंग को क्यों फोन करके उन्होंने ब्रीफ नहीं किया। बताइए, ये एक बड़ी फेलियर है।
देखिए, मुझको जो जानकारी भी है प्रधानमंत्री कार्यालय में लोगों से बातचीत करके, देखिए कहीं ना कहीं भारत के जो आला जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारा जो टैंक है, जो थिंक टैंक है हमारी सरकार का, उसको इस बात का उसको वो समझ आ रही है बात कि शायद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में खास तौर पे शायद भारत ने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। आपको ध्यान होगा 2019 में प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद वो टेक्सास तक चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक प्रकार से कैंपेन करने के लिए, और कहा गया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसको लेकर डेमोक्रेट्स जब जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो काफी लंबे समय तक इस बात की चर्चा रही कि क्या बाइडेन के मन में भारत के प्रति कुछ और भाव है। फिर क्या हुआ कि अब की बार जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अंत में जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, जब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग एंड आई एम गोना मीट हिम, लेकिन प्रधानमंत्री को उनके सलाहकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से शायद 2019 की सीट के चलते उनको नहीं मिलने दिया। क्या हम ये माने कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में कहीं ना कहीं कुछ मलाल है? मुझको लगता है आशुतोष जो सबसे बड़ी गलती हुई, और कहीं ना कहीं क्षमा चाहूंगा धनंजय त्रिपाठी जी से और प्रोफेसर स्वयं से भी, कि ये जो पूरा जो डिस्कशन आप जो कर रहे हैं, इसके पीछे असली कारण है बिजनेस। द रीजन वाई, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे चाइना है, चाहे जो बाकी देश जो भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो बिजनेस के कारण हो गए हैं। आज मैं आपको आज की घटना बता दूं, आप इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज उठा के देखिए और इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज उठा के देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर है कि भारत सरकार आज की डेट में एक कंसल्टेशन पेपर लॉन्च करने जा रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्रिप्टो एसेट्स को लेकर। अब क्रिप्टो एसेट्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष जो उनके एडवाइजर्स हैं, उनका परिवार पाकिस्तान में एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तक बन चुकी है, और पाकिस्तानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन बिजनेसेस क्रिप्टो के स्पेस वो पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं। और हमारे यहाँ भी पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं है। हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप का जो जानकार है वो पाकिस्तान चला गया है तो उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। मुझको लगता है बिजनेस टर्म्स में भारत से चूक हो गई, और इसी कारण हम जो हम आज के समय में जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है, देखिए मैं तो इतने लंबे समय से मैं टीवी में रहा हूं और आप आशु अभी भी जाते हैं, मैं बार बार इस बात को मैं इस पे तवज्जो डालता हूं दर्शकों का, कि इस बार मुझको लगता है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया को उन्होंने एकदम खुला उन्होंने एक्सेस दे दिया। हमारे यहाँ मीडिया को खुला एक्सेस उस प्रकार से नहीं दिया जाता, ये मतलब ये पिछले 10 साल से पता है। उसका भी मुझको लगता है भारत को कहीं ना कहीं खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप बीबीसी, CNN, फॉक्स, CBS, चाइनीज मीडिया, जापानीज मीडिया, सब जगह पाकिस्तान के डिफेंस मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी आर्मी के आला अफसर, सब लोग जाकर टॉप इन सारे इंटरनेशनल चैनल से बात कर रहे हैं। और हमारी पोजीशन ये है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स हमारी निंदा करता है तो एंटी इंडिया है, CNN हमसे कुछ सवाल पूछता है, हमारे आंकड़ों पर कुछ सवाल निशान खड़ा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं एंटी इंडिया है। हम उस भाव से बाहर ही नहीं निकल पाए, और चूंकि हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा कारण है कि बाहर की दुनिया में आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। एक और बिजनेस, और एक और जो कुछ पिछले 10 साल में हमने मीडिया के साथ जो व्यवहार या मैं कहूंगा जो रिश्ता रहा है अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट भूपेंद्र, आपने मीडिया की बात की, बट एक सवाल और उसके बाद मैं प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी के पास जाता हूं। ये जो क्या हमें इस बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं अपने आप को पॉलिटिशियन साबित करना चाहते हैं तो बहुत जिंगोइस्टिक हिंदुत्ववादी भाषा में बात करने लगते हैं, एज इफ ही इज प्रीचिंग एवरीबॉडी, या फिर वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर बाद पूरी तरीके से चुप हो गए? डोंट यू थिंक वी हैव डन रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर एट द मोमेंट? देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जो है प्रोफेसर स्वयं का आई एम श्योर अनुभव होगा, मैंने काफी समय कैपिटल हिल पे मैंने बिताया, मैंने वॉशिंगटन DC में। अमेरिका में जिसको हम लॉबिंग कहते हैं हमारे देश में, आशुतोष, वो लॉबिंग, बिजनेस और सरकार वो पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है अमेरिका में, और शायद हम भारत में इस बात को नहीं समझ पाते। कितनी बार 2022, 2023, 2024 के बीच में जब डॉक्टर जयशंकर अमेरिका गए, वो अमेरिका को बुरा भला कह के आ गए। आप अमेरिकन सॉइल पे अमेरिका को जाकर अगर आप ज्ञान देने का प्रयास करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि अमेरिका उसका नोट कहीं ना कहीं बनाएगा, और फिर जब मौका मिलता है तो हम देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है। इस बात का मुझे लगता है रियलाइजेशन इससे नहीं हुआ, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर अपने आप को संघ परिवार का साबित करने में लगे हुए थे। जो शब्दावली का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की, डिप्लोमेसी को हनुमान से जोड़ने की कोशिश की गई, ये सब शब्दावली इंडियन डिप्लोमेसी में नहीं होती। ऐसा नहीं कि जसवंत सिंह वाज नॉट एरुडाइट, या वो पढ़े लिखे नहीं थे, या उनको डिप्लोमेसी का ज्ञान नहीं था। भारत में भारत की विदेश नीति एक मर्यादा और एक स्तर के हिसाब से चलती थी, जो कि बाय पार्टिजन होता था। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर ने, और वो मोदी जी की ही डॉक्ट्रिन है, वो मोदी जी की भाषा को आगे लेकर चल रहे थे। उस डॉक्ट्रिन को, उस भाषा को आगे लेके चलने के कारण मुझे लगता है कि हमने
काफी लोगों को आइसोलेट कर दिया, जो इस मौके की तलाश में मौका मिला और सबने अपना असली रंग दिखा दिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र त्रिपाठी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पाकिस्तान में भी इस तरह का बिजनेस इंटरेस्ट चल रहा था, और ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं पता था या हमारे लोग ये नहीं जान रहे थे कि वहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के चल रहा है, या ट्रम्प के जो बेटे हैं उनके सहयोगी पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की विजिट करके गए हैं, और क्यों कर रहे हैं, तो हमें क्या मैं ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे डिप्लोमैट्स को या हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को नहीं पता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है। अगर हमें पता है और इस तरह की डील्स चल रही थी या किसी तरीके का एक इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे उस समय? मेरे ख्याल से ये एक सोचने वाला विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया पिछले कुछ समय में प्रीचिंग ज्यादा कर रहा था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और वो प्रीचिंग में जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जहां पे आप बोलते हैं कि नहीं ये भी गलत है वो भी गलत है। रशिया के साथ जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो जिस तरीके की हमें सबको पता था कि रशिया के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक संबंध है, मिलिट्री कंपोनेंट्स आपके आते हैं और भारत की मजबूरी है, ये कोई छुपी हुई बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं थी। लेकिन उस समय जो हमने रुख लिया, उससे यूरोप के अंदर काफी नाराजगी थी कि इंडिया इस तरीके से क्यों कर रहा है। दूसरी चीज है कि पूरा आपका जो, और चाइना के साथ भी आप जिस तरीके के आप बिजनेस करते हैं, आपकी ट्रेड डील बहुत ज्यादा है। ऐसा तो नहीं कि भारत चाइना के साथ किसी तरह का बिजनेस नहीं करता, 100 बिलियन प्लस का आपका ट्रेड है। लेकिन पॉस्चरिंग आपको चाइना को लेकर के आपने जिस तरह से की है, उसके साथ जिस तरीके की हमें डीलिंग करनी चाहिए, वो उसमें थोड़ी सी कमी वहां पर भी रह गई। तो ये तमाम सारे मुल्क मौके की तलाश में थे और उनको लगा कि जिस समय थोड़ा सा भारत को झटका देने की आवश्यकता है, उन्होंने वो किया है। और ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये एक पहला संकट है और ये संकट से हमें सीखने की आवश्यकता है। सीखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया होगा, उसको लगा होगा कि ये तो एक तरह की वो जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि एक मेजर उनके लिए विक्ट्री हो गई। आप देखिए जनरल मुनीर का कितना, तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज भारत के लिए और बढ़ करके आने वाला है। दूसरी चीज एक बात ये हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो ट्राइंगल बन गया है, टर्की एक नेटो का सदस्य है, चाइना एक खुद विश्व की एक बड़ी शक्ति है, पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट की तरह इन दोनों के साथ एक अच्छा समझौता स्ट्रेटेजिक लेवल पे, बिजनेस लेवल पे करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत के लिए फ्यूचर में एक मेजर चैलेंज होने जा रहा है और उसमें भारत को मेजर लेवल पे यूरोप की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, रशिया की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चैलेंज है ये अभी दिख गया है, लेकिन क्या हम इसके लिए कैसे तैयारी करते हैं, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच करते हैं, मेरे ख्याल से वो भविष्य में सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए होने जा रहा है। और पाकिस्तान, प्रोफेसर धनंजय माफ करें, मैं आपको बीच में, बट एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है कि जब भारत बहुत गरीब था, भारत में इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, जब दुनिया शीत युद्ध में बटी हुई थी, उस वक्त हिंदुस्तान नॉन अलाइन मूवमेंट का भी लीडर था। नसर के साथ, टीटो के साथ हमारी नेहरू की एक तिकड़ी हुआ करती थी, और उसके बावजूद भी हमने अपने आप को शीत युद्ध का हिस्सा बनाते हुए सोवियत यूनियन के साथ बहुत क्लोजली अलाइन किया। आज की तारीख में हम कहाँ हैं? हम चीन के साथ भी नहीं है, चीन हमसे नाराज है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का रुख हम देख ही रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बाकी दुनिया है। वेयर आर वी एंड हमसे क्या गलती हुई? देखिए, आप नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी की बात जो कर रहे हैं या उसके बाद की, उसमें भारत का एक आइडियशनल एक इमेज थी। भारत ने अपने आप को एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री के रूप में खड़ा किया और पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज का लीडरशिप की बात कही। नेहरू की खुद की इन तमाम सारे नेताओं से पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे थे और वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। इंडिया ने नॉन न्यूक्लियर की बात कही, इंडिया ने डिसआर्मामेंट की बात कही, और थर्ड वर्ल्ड उस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उसकी एक लीडरशिप ली, और काफी कुछ उस समय डेवलपिंग कंट्री मानते थे कि वो लीडरशिप इंडिया के हाथ में है। हमारी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं थी, अब उतने बड़े मार्केट उस समय नहीं थे, लेकिन जो एक आइडियशनल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को लगता था कि शायद हमारी डेमोक्रेसी विफल हो जाएगी, हम डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रेसी का सक्सेस होना भारत जैसे देश के अंदर, अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, आप आशुतोष ज्यादा समझते हैं, आपकी किताब भी है इसके ऊपर, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज थी पूरे विश्व के लिए कि भारत में वो समझते थे कि डेमोक्रेसी विफल हो जाएगी, डेमोक्रेसी काम ही नहीं करेगी। आपने डेमोक्रेसी किया, आपने सेक्युलरिज्म को बहुत बचा के रखा, और ये तमाम चीजें आपके विश्व स्तर पे आपका एक जिसे कहते हैं कि एक साइन, एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया था। अब आप जब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को तोड़ने की कोशिश करते हो, आप बोलते हो कि हम रीडू करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो रीडू करने के लिए क्या आप कैपेबल हैं,
क्या आपका देश उस तरीके से तैयार है? क्या आप चाइना बन चुके हैं कि उतनी बड़ी इकोनॉमी आपकी है? तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीजों का एक गैप हो गया कि हमारा जो हम थे, हम उससे बदलना चाहते थे, लेकिन उस बदलने के लिए जो पर्याप्त सामग्रियां चाहिए थी, जो फैक्टर्स थे, वो हमारे पास थे नहीं। तो क्या हुआ कि हम ये सब नैरेटिव्स बनाने का किया हमने, लेकिन उसे बैक करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है और ये दुनिया देख रही है भारत के साथ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक क्रिटिकल फीचर है जो आपने बात कही। वो इसीलिए मानते थे क्योंकि भारत ने प्रूव किया था वर्ल्ड को कि एक एज अ थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्री इंडिया कैन लीड दिस थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी। प्रोफेसर स्वयं जो बात अभी धनंजय त्रिपाठी कह रहे थे, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है और उसी से मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या हमारी जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है इट इज द विक्टिम ऑफ आइडियोलॉजी? अभी आज नेतन्याहू माक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि इजराइल के अगेंस्ट में आने के लिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प होता है वो बंद किए। तो उनको बोला कि यू आर अगेंस्ट द ज्यूइश स्टेट, इसी टाइप का स्टेटमेंट दे रहे। तो हम उनसे सीख के, हम ऐसे करके जो इजरायली पॉलिसी तो कुछ सीखे, लेकिन इजराइल का जो पोजीशन है, इजराइल का जो फॉरेन पॉलिसी है, इजराइल का जो स्ट्रक्चर है और हमारा वो है बहुत डिफरेंट है। तो हमारे पास वो चीज हमको पहले से सोचना चाहिए था कि इंडिया इज नॉट एन इजराइल। इंडिया स्टिल, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया हैज ए ह्यूज सॉफ्ट पावर स्टिल। इंडिया ऐसे नहीं है कि कोई जो आप जहां पे भी जाइए, देयर इज अ ह्यूज स्टिल पीपल डू रिमेम्बर इट एज ए डेमोक्रेसी। इनके पास पता है, डिस्पाइट पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आजकल डोमेस्टिकली। बट देखिए, जब भी मोदी जी की बीजेपी का कोई भी बाहर आते हैं तो वो पहले सेकुलरिज्म, गांधी के पास जाके मथा टेकते हैं बाहर जाके, और सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी वही बोलते रहे बाहर। अंदर जो भी बोले, बाहर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, दीज आर द टू थिंग्स दे ऑलवेज ट्राई टू पुट फॉर। तो ये बात तो है। बात चाइना 1978 से वो कहां पे भी एक मिलिट्री एक्शन नहीं किया है। द चाइना इंटरनली वेरियस विथ putting all kinds of, I mean, China is not, I'm not a fan of China's authoritarianism, but China देखिए, इंटरनल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जब इकोनॉमिक ग्रोथ चलता है, और आप इंटरनल स्टेबिलिटी ना रखें और आप वॉर में आ जाए देन, और कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप कभी भी जो इकोनॉमिकली आप कभी नहीं हो पाओगे। और बाहर जो इंडिया का जो आप देखिए अंदर वो चल रहा है, बाहर आप पहले बताते थे, मैं एक बात बताऊं, और ये बात को पहले बहुत कम लोग अभी आजकल ट्राई टू एक्सेप्ट इट। पहले क्या होता था, जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा था, वो इट वाज प्राइड ऑफ इंडिया। बाहर आते थे और उनके ऊपर था कि ये लोग रूल अबाइडिंग है। आप और जो पता है ना, आइडियल डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का नाम था। लेकिन आप देखिए अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, द इंडियन डायस्पोरा हैज ब्रॉट द कॉन्फ्लिक्ट, internal conflict to external world, and that has also, the Indian diaspora is now taken in the same line like जो other countries diaspora which used to be problematic diaspora. So आप देखिए, और आप डायस्पोरा को पॉलिटिसाइज कौन किया, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट इटसेल्फ है, और किसी तरह का ये पॉलिटिसाइज हुआ। तो बात ये है कि आप तो एक तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है आपके पास, रीजनली यू आर फ्रेंडलेस, इंटरनेशनली जो आप बनाए अपना जो अलायंसेस, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। आज भी भूपेंद्र जी जो बोल रहे थे अमेरिका के बारे में, भूपेंद्र जी, मैं और एक बात बोलूं, जो क्रिप्टो करेंसी में भी फॉलो कर रहा था कि क्या चल रहा है एक्चुअली, इज दैट रियली इंपॉर्टेंट? कल देखिए, कल रात को पाकिस्तान जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी कुछ होता है उनका, वो इलीगल स्टील किया है। तो इसे मैं सोच रहा था कि ये कैसे आएगा जब उनका स्टील इन पाकिस्तान क्रिप्टो बिकेम इलीगल yesterday again. So ये बात हम आई थिंक उनका जो फॉरेन पॉलिसी आप जो बोल रहे थे, फॉरेन, आई थिंक दैट इज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज दे नो हाउ टू कीप अमेरिकन्स और वेस्टर्न पावर्स हैप्पी। हमारा फॉरेन पॉलिसी जो हुआ है, हमारा फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक आउटरीच इज वेरी वेरी लिमिटेड, और हम क्या करते हैं,
एक्चुअली कुछ दिन से मैं बता रहा हूँ, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी जो अभी है, इट्स ओनली ऑर्गेनाइज्ड डायस्पोरा। जब मोदी जी आते हैं, मोदी मोदी करके बोलना है। कोई और क्या होता है, एक होता है जो योगा डे सेलिब्रेशन होता है। यू डू दिस थिंग्स दैट डजंट रियली गेट इनटू द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। आप देखिए जो शशि थरूर, द ग्रेट सो कॉल्ड ग्रेट डिप्लोमेट, वो अमेरिका गए एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ। आप फोटो देखिए, कितना अमेरिकन को आप मिले, ओनली यू मेट द इंडियन डायस्पोरा पीपल। इज दैट और आपको जाके इंडियन डायस्पोरा को मिलने के लिए आप इतना दूर गए हैं क्यों? उनको हम जो कन्वर्टेड है उनको क्या कन्वर्ट करेंगे? आप क्यों गए थे? आप तो बात है कि क्यों आपका इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन, जब एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आ रहा है, कोई 2-4 सीनेटर आपको नहीं मिले, कोई 2-4 कांग्रेसमैन आपको नहीं मिले? फॉरगेट अबाउट जो वंश तो शादी किया इंडियन के साथ, या आप इतना बड़ा ट्रम्प का दोस्त बने रहते, फॉरगेट देम। आप कोई तो सीनेटर्स कांग्रेसमैन के साथ तो मिल सकते थे, कोई नहीं है। तो ये सब एक्चुअली वी नीड टू रियलाइज वी हैव गॉट आवरसेल्फ इनटू अ डीप ट्रबल in this case, but still I do think India has a huge soft power. It's not big. I mean, when we are competing with China, I understand we have some issue, but competing with Pakistan and we have to discuss this, that really doesn't see that. I mean, it itself shows that हमारा डिप्लोमेसी फेल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पिछले 20 साल से भारत ने लगातार ये कोशिश की कि भारत की तुलना पाकिस्तान से ना हो, जिसे कहते हैं डी हाइफनेशन, कि हमने अपने आप को डी हाइफनेट कर लिया था पाकिस्तान से सक्सेसफुली। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारी चर्चा दुनिया में हर जगह पाकिस्तान के साथ हो रही है। लोग पाकिस्तान से हमारी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, एक अलग तरीके से। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ एक ही पलड़े में देखने की कोशिश दुनिया कर रही है, और यह हमारे ख्याल से सबसे बड़ी हार है। और इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारी जो विदेश नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको अपने आप को पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, इंडिया नीड्स